हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर मैं नया एक्ट लेकर आया हूँ। आज हम देखेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल महिलाओं से संबंधित एक्ट पढ़ा रहा हूँ और इसके समेत दोस्तों हमारे आज 13 एक्ट हो जाएंगे। इससे पहले मैं 12 एक्ट पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा उन वीडियो को पहले, ठीक है। आज मेरा 13वां एक्ट होगा। जो 28 सब्जेक्ट लागे हैं उनमें से हमारा 13वां एक्ट होगा। दोस्तों, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट एंड रूल, इसमें रूल भी हैं, हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस एक्ट को लाया गया 2005 में, और क्यों लाया गया तो ये आप दिख रहा है, इस एक्ट के नाम से ही मालूम पड़ता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण जो अधिनियम है, इसे महिलाओं को जो हो रही हिंसा से संरक्षण के लिए इस अधिनियम को 2005 में लाया गया। अब यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ महिला पत्नी हो, महिला में सभी महिलाएं आती हैं दोस्तों, चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, भाभी हो, चाची हो, माँ हो, पुत्र हो, बेटी हो, सभी यहाँ इस महिला हिंसा के अंतर्गत सभी महिलाएं आती हैं, ठीक है। अधिकतर लोगों का मानना है कि घरेलू हिंसा में सिर्फ पत्नी ही हिंसा की शिकार होती है। ऐसा नहीं है, शिकार महिलाएं ही नाम से सभी, चाहे बेटी, माँ, बहन, बेटी, सभी यहाँ इसी एक्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इस एक्ट को कब राष्ट्रपति की अनुमति मिली और कब इसे लागू किया गया, और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और कुछ महत्वपूर्ण तारीखें देखेंगे जो इससे संबंधित है। दोस्तों, हम बात करें इसको तो इसका जो क्रमांक है वो 43 है, और इसे हम बात करें दोस्तों, जो हमारा जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ, उसका उल्लंघन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी महिलाओं को भी उनका जीवन जीने का अधिकार है, तो 21 के मद्देनजर इस एक्ट को, और 1993 जो महासभा हुई थी दोस्तों, उसका भी प्रमुख भूमिका यहाँ पर इस एक्ट में देखी जाएगी, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, इस एक्ट को राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 13 सितंबर 2005 को मिली, ठीक है। 13 सितंबर 2005 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ये एक्ट बनकर तैयार हो गया 2005 में, लेकिन दोस्तों ये लागू इसे किया गया 26 अक्टूबर 2006। इसे एक साल बाद दोस्तों 2006 में लागू किया गया है। ये एक्ट बनकर तैयार 5 में हुआ, लेकिन ये लागू 6 में हुआ। इस तारीख को जरूर याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। अब हम बात करते हैं इसे भारत गणराज्य के, दोस्तों भारत गणराज्य के 56वें वर्ष संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया, ठीक है। आपने जाना 13 तारीख राष्ट्रपति, 26 तारीख लागू, और 56वें वर्ष इसे भारतीय गणराज्य के लागू किया गया। और आइए बात करते हैं दोस्तों, इस एक्ट में कुल अध्याय, तो अध्याय 5 है और कुल धाराएं 37 हैं। और नियम की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें नियम बनाए गए 2006 में, उसको भी हम कोशिश करेंगे शामिल करने की, ठीक है। और तो कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित दोस्तों, तो ये हमारा अनुच्छेद 21 के तहत इस एक्ट को लाया गया, और इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया था 14 दोस्तों, इसमें प्रथम बार प्रकाशित किया गया था 14 सितंबर को 2005 को इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये भी पूछा, शायद याद रखिएगा प्रथम बार प्रकाशित का। तो आइए शुरुआत करते हैं। हर एक्ट की तरह इस एक्ट की धारा दोस्तों भी बात करती, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, क्रमांक 43, और इसका विस्तार दोस्तों वर्तमान की बात करूंगा तो संपूर्ण भारत पर, और शुरुआत में जब बना एक्ट था उस समय दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर शब्दों का लोप कर दिया गया 31 अक्टूबर के 2019 के बाद। और प्रारंभ की हम बात करेंगे दोस्तों, तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित करे उस दिन से, तो दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया 26 अक्टूबर 2006 से इसे लागू किया गया। धारा 1 कंप्लीट। आइए धारा 2, हर एक्ट की तरह इस एक्ट में, हर एक्ट में दोस्तों धारा हमारी 1 और 2 हमको तो याद है, हो ही जाती है। मिनिमम पूछा जाता है क्या है, परिभाषा है, परिभाषा ही इस एक्ट का निचोड़ होता है। यही सब कुछ शब्दावली हमको पूरे एक्टों में देखने को मिलती है। यदि हमने ये नहीं समझा तो हम एक्टों को ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं परिभाषा की। जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, यही परिभाषा इस एक्ट की रहेगी। आइए बात करती 2 का व्यथित महिला। अव्यथित महिला कौन है, तो दोस्तों जिस महिला के साथ हिंसा की गई, जिस महिला के साथ हिंसा की गई, ऐसी महिला को व्यथित महिला कहा गया है। धारा 2 का में इसका प्रावधान किया गया है। आइए आपको डायरेक्ट से बताता चलूँ, ऐसी महिला अभिप्रेत है जो घरेलू नातेदारी में है या रही है, जो अभिकसित करती है, घरेलू हिंसा के अधीन रखा गया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपने जाना व्यथित महिला।
जिस महिला के साथ हिंसा हो की गई ऐसी महिला व्यथित महिला की जाती है, जिसकी परिभाषा 2 में दी गई है। ठीक है, आइए 2 जो बात करता है बालक के बारे में। तो दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु का इसके अंतर्गत कोई दत्तक, थोतेला या पोषित बालक भी है, बालक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसकी उम्र कम कितनी है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और इसके अंतर्गत दत्तक जिसे गोद लिया गया हो, और ये सौतेला पुत्र या पोषित बालक भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए 2 जो बात करती है प्रतिकर के बारे में। दोस्तों धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है। धारा 22 में हम देखेंगे उसके अधीन किया गया प्रतिकर यहाँ पर निबंधन है। और आइए अभिरक्षा आदेश धारा 2 दोस्तों, जिसको हम देखेंगे अनुधारा 21 के निबंधनों के अनुसार किया गया आदेश अभिप्रेत है। उसके बाद घरेलू घटना रिपोर्ट, तो ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो किसी व्यथित व्यक्ति यानी वही समझ गया आप, हिंसा हुई महिला से घरेलू हिंसा का परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद यानी कंप्लेंट की प्राप्ति पर विहित रूप में तैयार की गई रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट घरेलू रिपोर्ट घटना क्या है भैया, तो वह रिपोर्ट जो व्यथित महिला द्वारा परिवाद की गई ऐसी रिपोर्ट घरेलू घटना रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, जिसकी परिभाषा 2 यहाँ में दी गई है। आइए 2 घरेलू नातेदारी, तो दोस्तों ऐसे 2 व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। आपको बता चुका हूँ कि जो घरेलू हिंसा है वो घरेलू हिंसा किन के बीच होगी, या तो पिता पुत्री, ठीक है, पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन, चाची भतीजे, ठीक है, या देवर भुजई, इनके बीच। तो घरेलू नातेदारी आप समझ गए होंगे, 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, जो सारे साथ में रहते हैं या संयुक्त रूप से परिवार हो, जैसा परिवार हो, जैसे लोग साथ में रहते हो, यहाँ पर घरेलू नातेदारी आ गई। आइए घरेलू हिंसा, तो दोस्तों घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो धारा हम 3 में देखेंगे, धारा 3 में जो बताया गया है। ठीक है, और दहेज का, और दोस्तों हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ चुके हैं, उसमें जो परिभाषा दहेज की दी गई है वो यहाँ पर बताइए दोस्तों। दहेज अधिनियम 1961 की परिभाषा जो 2 में दिया गया है वही समानुदेशित है यहाँ पर। आइए मजिस्ट्रेट, तो दोस्तों मजिस्ट्रेट के अंतर्गत हर एक्ट में लगभग जो भी तक हम पढ़े हैं उनमें जो है भैया मजिस्ट्रेट की परिभाषा है उसमें यही बताया गया है कि प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न्यायालय यहाँ मजिस्ट्रेट यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसी में यही कहा गया है इस धारा में भी। हाँ, ये हमारा नेक्स्ट बोलती है मैं ये चिकित्सकीय सुविधाएं ऐसी सुविधाएं प्रेरित है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा अधिसूचित की जाए। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी वो यहाँ पर उसका से बताया गया है 2 यहाँ में। आइए 2 में मैट्रिक अनुतोष। ठीक है, तो घरेलू हिंसा से परिणाम स्वरूप व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों को सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए ये दोस्तों ये अनुतोष के बारे में बात कही गई है 2 में। और 2 में बताया गया है अधिसूचना, तो दोस्तों शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है जो अधिसूचित पद या तदनुसार क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, जो भी सूचना है इसके द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। आइए विहित, और दोस्तों विहित के अंतर यहाँ पर भी आप विहित देखें किसी भी एक्ट में तो उसके अंतर्गत बनाए गए, इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम आते हैं। ठीक है, नियम आते हैं। और संरक्षण अधिकारी, तो दोस्तों संरक्षण अधिकारी की इस एक्ट की धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है। इस एक्ट के लिए संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, वो इस मामले की निगरानी करता है। ठीक है, तो जिसको बताया गया 2 में और ड़ा में संरक्षण आदेश। ठीक है, 2:18 में देखेंगे दोस्तों हम जो इस एक्ट की धारा 18 में बताया गया है। और निवास आदेश धारा 19 में देखेंगे। मृत्युदर्ता, ठीक है, और सेवा प्रदाता और साझी गृहस्थी और आश्रय गृह। तो दोस्तों ये हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हुई। आश्रय ऐसा कोई गृह अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, साझी गृहस्थी साथ में रहने वाला है, सेवा प्रदाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी इसमें क्या हुआ, पूरी धारा 2 जो परिभाषा के बारे में बात करती है, हमने पूरी धाराओं को परिभाषा को यहाँ पर हमने जाना। ठीक है, अब यही शब्दावली हमको आगे एक्टों में आगे धाराओं में मिलेगी।
आइए समझते हैं उसको। अब आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं धारा 3 जो क्या बात करती है, जो बात करती है घरेलू हिंसा की परिभाषा। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं। आइए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट धारा जो 3 बात करती है घरेलू हिंसा की परिभाषा। और दोस्तों जो घरेलू हिंसा जो हम इस एक्ट को देख रहे हैं, इस एक्ट की से संबंधित परिभाषा धारा 3 है जो महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, आइए समझते हैं इसे अपने अंदाज में। अब घरेलू हिंसा दोस्तों, जो कोई व्यक्ति जो घरेलू हिंसा का कार्य करता है या ना करता है, या करके या ना करके, या किसी आचरण द्वारा कोई कार्य करता है जिससे कि व्यथित महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा, जीवन, अंग चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की हानि करता है। ठीक है, इसके अलावा उसके अंतर्गत उसको शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है। ठीक है, शारीरिक रूप से परेशान करना, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से। ठीक है, तो ये सारी परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए, या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को तंग करता है, या उसकी हानि करता है, या उसे क्षतिकारित करता है। ठीक है, इसके प्रयोजनों के लिए और इसका स्पष्टीकरण बात करता है दोस्तों, शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है जो व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, हानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है। ठीक है, या उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है। इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है। और हम बात करते हैं लैंगिक दुरुपयोग दोस्तों, तो लैंगिक में कोई प्रकृति का आचरण शामिल है जो कोई महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या अन्यथा अतिक्रमण करता है, यहाँ उसको दुरुपयोग लैंगिक बोला जाएगा। और मौखिक और भावनात्मक के अंतर्गत शामिल दोस्तों अपमान करना, उपहास करना, गाली गलौज, ऐसे है ना, ऐसी कोई बातों करना इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। शारीरिक पीड़ा कारित करना, धमकियाँ देना इसमें शामिल है। और आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक दहेज को लेकर या किसी पैसे को लेकर। ठीक है, तो इस तरह जो हिंसा की जाती है प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित महिला के साथ, वो सारी परिभाषाएं दोस्तों इसके अंदर आती हैं। उम्मीद करता हूँ धारा 3 आपको समझ में आई होगी, इसकी परिभाषा जो क्या बात करती है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी हैं, आप इसके देख लीजिएगा ब्रैकेट में। हम तो बात कर चुके हैं कि घरेलू हिंसा की जो परिभाषा दोस्तों, वो प्रत्यार्थी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से परेशान किया जाना, हिंसा किया जाना। ठीक है, आइए धारा 4 संरक्षण अधिकारी को सूचना और दायित्व का अपवर्जन। अब दोस्तों जिस संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी इस एक्ट के तहत, तो कोई व्यक्ति जिसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो रहा है या हो चुका है या की जाने की संभावना है, तो संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में सूचना देगा। ठीक है, संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना देगा और उसका दायित्व होगा कि वह इसकी सूचनाओं पर कार्य करे। ठीक है, आइए धारा 5 पुलिस अधिकारी, कार्यों और सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। दोस्तों आइए इनके कर्तव्य की बात करें। पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त हुई है, कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है, या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर उपस्थित है, जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है, तो वहाँ व्यथित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश, मौद्रिक अनुतोष के लिए किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेश के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के अधिकार भी है। ठीक है, तो पुलिस अधिकार, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट को उनके जो कर्तव्य हैं उनको सूचना मिलती है। ठीक है, तो उन सूचना के आधार पर वो कार्य करेंगे। ठीक है, आइए धारा 6 दोस्तों, और इसकी 5वां क्लोज बोलता है दोस्तों, बोलता है कि आईपीसी की धारा 458 का के अधीन किसी परिवार के दाखिल करने के उसके अधिकार की जहाँ कहीं सुसंगत हो जानकारी भी देगा। ठीक है, ये हमारी धारा 5 बात करती है। ये धारा 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य। अब राज्य सरकार दोस्तों ऐसे गृह के जो महिलाओं को जो हिंसा होती है और वो महिलाएं उस घर नहीं रहना चाहती जिस घर में उनकी हिंसा होती है, तो ऐसे गृहों के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करती है। और ऐसे गृह का यहाँ पर देखिए हम उनके कर्तव्य के बारे में बात की गई है। ठीक है, जो महिलाएं, तो आइए देखते हैं इसके कर्तव्य दोस्तों। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से प्रदान कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता
इसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से उसको आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह ऐसा भारसाधक व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान कराएगा। ठीक है, भारसाधक व्यक्ति से उसको आश्रय प्रदान अनुरोध करता है तो उसको भैया यहाँ पर उसको आश्रय के गृह का आश्रय प्रदान कराएगा। ठीक है, भारसाधक व्यक्ति। आइए धारा 7 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा की भारसाधक व्यक्ति से उससे कोई चिकित्सीय सेवा सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता है तो चिकित्सा सेवा भारसाधक व्यक्ति उसको व्यतीत चिकित्सा सुविधा में चिकित्सा सहायता प्रदान कराएगा। ठीक है, जो भी भारसाधक अधिकारी होगा दोस्तों दोनों जगह उनको प्रदान कराएगा। आइए धारा 8 जो बात करती है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। दोस्तों, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगा जितना वहाँ आवश्यक समझे और उन क्षेत्रों में भी उचित अधिसूचित करेगी जिससे भीतर संरक्षण अधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा जो उसके अधीन उसको शक्ति प्रदत्त करेगा प्रत्येक का प्रयोग और कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार यहाँ पर संरक्षण अधिकारी नियुक्ति करेगी और उसके जो कर्तव्य हैं उसका वो निर्वहन करेगा दोस्तों, पालन करेगा। और संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होगी और उसके पास ऐसी आयतार अनुभव होगा जो जैसा विहित की जाए, जैसा नियम बनाया जाए दोस्तों उसी के अनुसार यहाँ पर जो संरक्षण अधिकारी है वो महिला ही होगी। 3 बात करता है संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तें होंगी ऐसी होंगी जिसे विहित की जाए और जो सेवा शर्तें दोस्तों उनकी जो है वो जो नियम बनाए जाए वो यहाँ पर उनकी सेवाएं शर्तें होंगी। धारा 8। आइए दोस्तों धारा 9 संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कृत्य के बारे में, उनके कार्य और क्या ड्यूटी है उनकी। किसी संरक्षण अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्य होंगे दोस्तों, किसी मजिस्ट्रेट की इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करना, किसी मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्ति पर ऐसे प्रारूप में और ऐसे ढंग में जैसा विहित किया जाए घरेलू घटना की रिपोर्ट करना, उसे पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं की उसकी प्रतियां अग्रसित कराना। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश की जारी के लिए अनुतोष का दावा करने की वंचा करता हो तो उसके प्रारूप और ऐसी रीति को विहित की जाए आवेदन करना। तो दोस्तों जो संरक्षण अधिकारी है वो मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से जो अधिकार हैं जो कर्तव्य हैं उसके वो यहाँ पर पूरी तरह से मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, संरक्षण अधिकारी जो कर्तव्य और करते हैं दोस्तों जो धारा 9 बात करती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, हम बात बता चुके हैं आपको इसकी जो कर्तव्य है दोस्तों वो सारी हैं उसको जो भी महिला वैसे महिला जो रिपोर्ट देती है वो सारी रिपोर्ट या सारी जो दस्तावेज जो भी जानकारी है वो मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराएगा, ये इसके कर्तव्य है। आइए धारा 10 जो बात करती है सेवा प्रदाता। तो दोस्तों ऐसे नियम के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई शैक्षिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी जिसका उद्देश्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। ठीक है, कहाँ पर कराएगी दोस्तों? राज्य सरकार के पास। कौन सी कंपनी हो चाहे वो सोसाइटी हो, वो राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर कराएगी। आइए धारा 211 सरकार के कर्तव्य। और सरकार का कर्तव्य है केंद्र सरकार या प्रत्येक राज्य सरकार सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों का जो नियमित अंतरालों पर सार्वजनिक समाचार पत्र के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है, जिसके अंतर्गत टेलीविज़न है, रेडियो है, मुद्रण है, प्रचार समाचार माध्यम आखिरी। मैं आपको कल ही बताया था जो हमने पढ़े थे कल एक्ट कौन सा, कल हम एक्ट पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे याद नहीं आ रहा मुझे, जो हम पढ़े थे तो मैं बताया, हाँ लैंगिक अपराध बालिका संरक्षण पढ़े थे दोस्तों, सॉरी। तो जो पढ़े थे हमने दोस्तों बताया था कि राज्य सरकार ऐसे प्रयास करेगी, केंद्र सरकार ऐसे प्रयास करेगी और इन जो अपराधों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं दंड के या तो इससे जनता को अवगत कराएगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इनके कर्तव्य हैं कि सरकार उनको जनता को जागरूक कराए, जनता को इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो सरकार कोशिश करेगी उसको
न्यूज़ के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या मोबाइल या टाइटल के माध्यम से वो दोस्तों सरकार की कर्तव्य है कि वो लोगों को जागरूक करे और बताए इस कानून के बारे में। ठीक है, और हम देखते हैं ऐड आते हुए रहते हैं ना, तो इस तरह सरकार के कर्तव्य हैं कि सरकार। आइए दोस्तों धारा 12 बात करती है मजिस्ट्रेट को आवेदन। तो व्यथित व्यक्ति जो संरक्षण अधिकारी जब व्यथित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या अनुतोष की इच्छा करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो जो या तो भाई व्यथित व्यक्ति खुद है या संरक्षण अधिकारी या उसकी ओर व्यथित महिला से कोई परिवार यहाँ पर क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा। परंतु मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले संरक्षण अधिकारी के सेवा प्रदाता के से उसके द्वारा प्राप्त किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट पर विचार करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये घटना दोस्तों उसके बाद ये आवेदन को स्वीकार करेगा। ठीक है, धारा 14-13 जो सूचना की तामीली की बात करता है। धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी, जो प्रत्यार्थी पर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसे साधनों द्वारा प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त निश्चित समय के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुजात किया जाए तामील करवाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टाइम पीरियड है वो 2 दिन का है, 2 दिन के अंदर वो 2 दिन के अंदर वो भीतर उसको युक्त समय के भीतर मजिस्ट्रेट को अनुजात कराएगा। और दोस्तों धारा 14 जो बात करती है कि मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई को किसी क्रम पर प्रत्यार्थी या वैसे व्यक्ति को अकेले या संयुक्त सेवा प्रदाता किसी सदस्य के परामर्श से ऐसी आर्ता का अनुभव रखता हो जो विहित की जाए परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगी। ठीक है, धारा 14 जो बात करती है परामर्श के बारे में। ठीक है, 214 धारा कंप्लीट हुई हमारी। आइए नेक्स्ट धारा 15 देखेंगे। मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और जो प्रत्यार्थी से और जो मजिस्ट्रेट द्वारा जैसे किसी अन्य व्यक्ति पर ऐसे साधनों द्वारा उस तारीख से अधिकतम 2 दिन की अवधि के भीतर उसे अतिरिक्त युक्त समय के भीतर तो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए तामील कराएगा। ठीक है, इतने के अंदर दोस्तों 2 दिन की बात की गई है, 2 दिन के भीतर उसको तामील कराएगा। आइए दोस्तों धारा 14 हमारी बात करती है परामर्श के बारे में। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई किसी क्रम पर प्रत्युदाता या व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त प्रदाता के सदस्य के जो परामर्श ऐसे आर्था अनुभव रखता हो भेद की जाए परामर्श लेने के निर्देश दे सकेगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट दोस्तों इस अधिनियम के अधीन परामर्श की बात की गई है। परामर्श लेने के लिए यहाँ पर उचित अनुभव व्यक्ति को लगता है तो यहाँ पर उसको परामर्श के लिए उसको दोस्तों निर्देश दे सकता है। ठीक है, आइए दोस्तों हमारी नेक्स्ट धारा बात करती है कल्याण विषयक की सहायता। ठीक है, अब इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाइयों में मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की अधिमान्यता किसी महिला को की चाहे वह व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं जैसा उचित समझे। इसके अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिसे परिवार परियोजना के समर्थन में लगा हुआ है समय प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो धारा इतनी महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ आप इतना याद रख लीजिएगा ये विशेष चेक की बात की गई कल्याण विशेष चेक की बात धारा 15 में कही गई है। आइए दोस्तों धारा 16 जो बात करती है कार्रवाई को बंद कमरे में किया जाना। दोस्तों ठीक है, तो इससे संबंधित जो मामले हैं धारा हमारे ये घरेलू हिंसा से, तो इसमें बात 16 में बात कही गई है कि ऐसे मामले मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है तो कि ऐसे मामले की परिस्थिति ऐसे समादेश देती है यदि कार्रवाई में कोई पक्षकार ऐसी वंशा करता है तो इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। ठीक है, यदि कोई पक्षकार ऐसी बात मांग करता है तो वो मजिस्ट्रेट कर्तव्य होगा कि वह ऐसे मामले को क्या करे, बंद कमरे में धारा 16 बंद कमरे में संचालित कर सकता है। ठीक है, धारा 15 और सॉरी धारा 16 मैंने बात करी। आइए धारा 17 दोस्तों देखते हैं साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। अब साझी गृहस्थी में संयुक्त परिवार में साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार। ठीक है, आप डायरेक्ट में देखिएगा दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तत्समय प्रबद्ध किसी विधि में अंतविष्ट किसी चीज से होते हुए घरेलू नातेदार प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा। ठीक है, कोई भी हो उसको अधिकार है
लेकिन रहना नहीं रहना उसका भी सही है, जिसको लगता है कि मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ पर खतरा है कुछ भी है, तो वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित आश्रय गृह में वहां निवास कर सकती है, ठीक है, उसकी प्रार्थना कर सकती है उसके लिए। और लेकिन वो यहाँ पर बात 17 का 17 बात करती है हमारी कि साझी गृहस्थी में रहने का, तो उसका अधिकार है वहां, या हक है या लाभ प्रदर्शित रखती हो नहीं, वहां रह सकती है, ठीक है, उसको बेदखल या अवर्जित नहीं किया जाएगा। 17 के दिन आइए दोस्तों धारा 18 जो बात करती है संरक्षण आदेश। धारा 18 संरक्षण आदेश। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट व्यथित जो पीड़ित महिला है, जज प्रत्यार्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात उसका प्रथम अच्छा साक्ष्य समाधान होने पर, यदि कोई गवाह या कोई सबूत मिलता है होने पर, घरेलू हिंसा से हुई या होने वाली व्यथित व्यक्ति के पक्ष में या प्रत्यार्थी को निम्नलिखित से प्रतिसिद्ध करते हुए एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा, ठीक है। उसको सूचना प्राप्त होती है या आपको लगता है प्रथम को साक्ष्य मिलने पर, कोई सबूत मिलने पर ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होने पर मजिस्ट्रेट को तो वह एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है कि क्या पर। तो दोस्तों आइए समझते हैं का घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के कार्य को कार्य करने में सहायता या विस्तृत करना, और व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान पर यदि कोई व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहाँ व्यथित बार बार आता जाता है प्रवेश करना, तो और व्यथित के संपर्क में करने का प्रयत्न करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व मौखिक या लिखित इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाषी संपर्क भी आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें संपर्क कौन कौन सा आता है, तो इसमें मौखिक भी आ सकता है, लिखित भी है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है तो इसे भी इसमें शामिल किया गया है, इस संपर्क आता है, ठीक है। कि नहीं आस्ती या अन्य संक्रमण करना, जो उन बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रजनन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा या वाहन में उपयोग किया जाता है, पृथकता धारित हुई है, ठीक है। ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में निश्चित किया जाए, वो मजिस्ट्रेट कर्तव्य होगा, वह ऐसा संरक्षण आदेश में कर सकता है, ठीक है। धारा 18 हमारे संरक्षण के बारे में बात करती है। आइए धारा 19 दोस्तों जो बात करती है निवास आदेश। धारा 19 दोस्तों हमारी बात करती है निवास आदेश। तो धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट ये समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश कर सकेगा। दोस्तों जो निवास आदेश कर सकेगा तो ऐसा आदेश जो साझी गृहस्थी से है, किसी व्यक्ति के कब्जे से को बेकब्जा करना या किसी अन्य रीति से उसको उसमें कब्जे में भिन्न डालना, कोई उत्पन्न पैदा करना, प्रत्यार्थी को अवरुद्ध करना, चाहे उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता हो या नहीं, ठीक है। उसको परेशान करना या उसको अवरुद्ध करना या उसको भगाना हटाना, ऐसा कार्य करना उसका हक है या नहीं। इसके अलावा साझी गृहस्थी को स्वयं हटाने का निर्देश देना और उसके ऐसी नातेदारी कोई साझी गृहस्थी किसी भाग में जिसमें व्यक्ति निवास करता है प्रवेश करने से अवरुद्ध करना, ठीक है। और गृहस्थी में अन्य संक्रमित करने या व्यवहित करने या उससे विलंबन करने से अवरोध करना और उस मजिस्ट्रेट को इजाजत के सिवाय किसी गृहस्थी में अपने अधिकार से सज्जन से अवरुद्ध करना या हटाना या उसको बेदाखिल करना, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट वैसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त आरोपित कर सकेगा और अन्य कोई निर्देश दवारित कर सकेगा जो युक्तियुक्त रूप से अवश्य समझे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो उसको उचित लगे वो कार्रवाई को देखने के बाद, जो मामला को समझने के बाद, तो वह युक्तियुक्त आदेश यहाँ पर पारित कर सकता है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के निवारण के लिए प्रत्युदाता मतलब से एक बंद पत्र प्रतिभू सहित या प्रतिभू के उसके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा। और जो प्रत्यार्थी जिसने अपराध किया है, हिंसा की है, तो उससे एक बंद पत्र मतलब जो बाउंड मतलब जो जमानत के तौर पर जो प्रतिभू सहित हो या रहित, उससे निष्पादित करने की अपेक्षा यहाँ पर धारा 19(3) के तहत वो उससे कर सकता है। और धारा उसकी उपधारा 4 बात करती है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी धारा हम, ठीक है, जो निवास के बारे में बात करती है, तो यहाँ मजिस्ट्रेट को उचित लगता है वो निवास के बारे में आदेश पारित करेगा दोस्तों। आइए धारा 20 जो बात करती है हमारी धनी अनुतोष, धनी अनुतोष। दोस्तों बात धारा 12 की उपधारा 1 के दिन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी
संतान को उपगत व्यय और कारित नुकसान की पूर्ति के लिए, ठीक है, या तो उस महिला के लिए, उस बच्चे के लिए नुकसान की पूर्ति के लिए धनी अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश दे दीजिएगा जिसने हिंसा की उसको ये कर सकेगा कि ऐसे अनुतोषों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे जो हो सकेंगे, किंतु वहां निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी। उपार्जनों की हानि हो सकती है, चिकित्साई खर्च हो सकते हैं, ठीक है, इच्छा व्यक्ति के नियंत्रण में किसी संपत्ति के नाम नुकसान हटाए जाने के कारण हुई हानि उसकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए मजिस्ट्रेट को जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियों की रक्षा करे, भरण पोषण के लिए एक समुचित एक मुक्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट दोस्तों काफी बड़ा है। मजिस्ट्रेट को धनी मतलब जो लगता है कि जो मामले के अनुरूप, तो दोस्तों वहां पर ही मजिस्ट्रेट उसको आदेश कर सकता है, ठीक है। जो भी खर्चे हुए हों तो वो डिपेंड करता है भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए, महिला बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, महिला के लिए, या तो जैसी कंडीशन हो वो डिपेंड करेगी, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारी धारा 21 की बात करती है अभिरक्षा आदेश। धारा 21 दोस्तों हमारी बात करती है अभिरक्षा आदेश, ठीक है। अब धाराओं से ज्ञात होता है, धाराओं में ही जो लिखा हुआ है अभिरक्षा, धन्य अनुतोष या निवास, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाता है हम लोग को कि इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं। अब जब अभिरक्षा की बात की गई है, महिला को प्रतीत होता है कि कुछ खतरा है या कोई ऐसी संभावना है। आइए तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंत किसी बात के होते हुए मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य दोष के लिए आवेदन की सुनवाई किसी प्रकरण पर व्यथित व्यक्ति को उसकी ओर से या आवेदन करने वाले व्यक्ति को या उसकी संतान को आहिस्ता या अभिरक्षा दे सकेगा, और जो आवश्यक हो प्रत्यार्थी द्वारा ऐसी संतान को देखने का प्रबंध निश्चित कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी अभिरक्षा का दोस्तों मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है तो वहां ऐसा आदेश कर सकता है धारा 21 के अधीन, ठीक है। आइए दोस्तों धारा 22 की बात करता है मुआवजे की प्रतिकर की। प्रतिकर आदेश तो अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त, अन्य अनुतोषों के जो रिलीफ है उसके अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाए मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर प्रत्यार्थी क्षति के लिए जिसके अंतर्गत उसे प्रत्यार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कारों द्वारा जो मानसिक यातना, भावनात्मक यातना, जो प्रतिकर और नुकसानी का संदेह करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश दे सकेगा कि वहां आदेश पारित कर सकेगा, ठीक है। तो उसको जो मुआवजे दोस्तों जो राशि है तो धारा 22 के अंतर्गत न्यायालय को प्रतीत होता है भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से बहुत परेशान डिस्टर्ब की हिंसा किया है तो प्रत्यार्थी से ऐसे प्रतिकर के लिए आदेश की मांग कर सकता है न्यायालय, ठीक है, मजिस्ट्रेट। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं धारा हमारी बात करती 23 अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति, ठीक है। ये साफ कर देते हैं दोस्तों। यह बात करती धारा 23 बात करती है एक पक्षी आदेश के बारे में। एक पक्षी आदेश दोस्तों मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन से समक्ष किसी कार्रवाई में ऐसा अंतरिम आदेश को उचित और न्यायोचित हो पारित कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पक्षकार यहाँ उचित होगा, बात कही गई है उचित की। एक पक्षी आदेश नहीं पारित नहीं करेगा, उचित हो तो, ठीक है। मामले के संज्ञान, मामले की विचारण कराए के समय जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य कोई आवेदन ये प्रकट करता है कि प्रत्यार्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है, किया है, या ये संभावना है कि ऐसी हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वहां ऐसे प्रारूप में जो विहित की जाए धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22 के अधीन व्यक्ति को शपथ पत्र के आधार पर प्रत्यार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है, ठीक है। धारा हमने देखा धारा 18, 19, 20, 21 और 22 तो इसके एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है जब विश्वास हो, उचित कारण हो तो, ठीक है। बात की गई धारा 23 में एक पक्षीय आदेश की। आइए दोस्तों अवधि के बारे में बात करता है आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। धारा 24 बात करती है न्यायालय को आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, ठीक है। तो जो प्रतियां होंगी दोस्तों जिसमें आदेश दी जाएगी तो उन आदेश की प्रतियों का क्या है यहाँ पर बात की गई है निःशुल्क दिए जाने की, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाना। धारा 24 वाली बात करती है मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है
जब आदेश देगा तो वहां ऐसे आदेश की प्रति आवेदन के पक्षकार को उस पुलिस थाने के भाषात्मक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया गया है और न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमा के भीतर कोई सेवा प्रदाता अवस्थिति है या यदि किसी सेवा प्रदाता ने ऐसे सेवा प्रदाता को किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट दी है तो निःशुल्क देगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट ऐसी प्रति के न्यायालय भैया ऐसी प्रतियां आदेश जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधिकारी को, चाहे पक्षकार को। ठीक है, आइए धारा हम बात करते हैं 25 जो बात करती है दोस्तों अवधि की, आदेश की अवधि और फिर परिवर्तन। धारा 25 दोस्तों बात करती है अवधि की। धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश तब तक प्रबद्ध रहेगा जब तक व्यक्ति के निर्मोचन के लिए आवेदन करता है। यानी यदि मजिस्ट्रेट की प्रत्यार्थी को किसी आवेदन की प्राप्ति पर समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी आदेश में परिवर्तन या रूपांतरण या अपतिसरण जब परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपेक्षित है तो वहां लेखबद्ध किए जाने के कारणों से ऐसा आदेश जो उचित समझे पारित कर सकता है। ठीक है, जो न्यायालय उचित समझे वहां दोस्तों उसका आदेश पारित कर सकता है। आप सिर्फ धारा इतनी याद रखिएगा। ठीक है, आइए धारा 26 हमारी बात कर दी अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। ठीक है, धारा 26 बात कर दी अनुतोष की। ठीक है, और आइए देखते हैं धारा 27 जो बात करती है अधिकारिता की। धारा 27 जो बात करती है अधिकारिता की। तो दोस्तों यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायालय जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर ये वहां जहां वैचित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित करता है। अब प्रत्यार्थी मतलब जिसने अपराध हिंसा की निवास करता है, कारोबार करता है या नियोजित है या हेतु उद्धृत होता है या कोई कारण वहां से पैदा होता है तो इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश अन्य आदेश संयुक्त करने हेतु इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा। ठीक है, सक्षम न्यायालय दोस्तों जिसके अधिकारिता क्षेत्र के अंदर कोई कार्य होता है या कोई हेतु पैदा होता है या यहाँ पर वो प्रत्यार्थी निवास करता हो या वो व्यथित महिला वहां पर निवास करती हो या कारोबार करती हो या स्थायी रूप से रहती हो, ऐसा क्षेत्र अधिकारिता क्षेत्र कहलाता है। और ऐसे अधिकारिता क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों और इसका क्लोज 2 बात करता है 27 का क्लोज 2 इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा और इसका जो आदेश दिया जाएगा दोस्तों समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, आइए दोस्तों धारा 28 हमारी बात करती है प्रोसीजर के बारे में, प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, 20, धारा 21, धारा 22 या धारा 23 के अधीन कार्रवाई और धारा 31 के अधीन अपराध दंड की संहिता 1973 के उपबंध द्वारा शासित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रक्रिया है तो बात की गई है कि CRPC 1973 इसका 1974 का 2 के तहत यहाँ पर क्या है दोस्तों उपबंध शासित होंगे। जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोसीजर बताई गई है CRPC में, वो प्रोसीजर यहाँ पर बात कही गई है लागू होने की। आइए धारा 29 दोस्तों बात करती अपील के बारे में। धारा 29 अपील का प्रावधान के बारे में बात करती है और ये अपील के आइए दोस्तों उस तारीख से जिससे मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश और मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित कर दिया किसी के भी खिलाफ किसी के भी और जो खिलाफ मतलब इसके हुए वो पक्षकार ने यदि वो अपील करना चाहता है तो वो बस तो दोस्तों 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील कल की जाएगी। 30 दिन के भीतर आगे जाएंगे दोस्तों सेशन न्यायालय में। ठीक है, तो अपील का प्रावधान किया गया दोस्तों। तो अपील धारा 29 में बताया गया अपील के बारे में, तो वह व्यक्ति अपील कर सकता है तो कितने दिन के भीतर, तो 30 दिन के भीतर आदेश के मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिन के भीतर कहां पर करेगा तो सेशन न्यायालय में। ठीक है, सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने समझा धारा 29 हमने देखी। अब हमारा अध्याय अंतिम बचा है दोस्तों अध्याय 5 जो बात करता है प्रकीर्ण विधिक के बारे में। आइए दोस्तों उसे भी हम समझते चले। ठीक है, आइए इधर देखते हैं दोस्तों। आइए धारा 30 जो बात करती है
संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पर जो नियुक्त किए जाएंगे संरक्षण अधिकारी, ठीक है, उनको बताया गया है कि वो लोक सेवक होना। ठीक है, तो कौन कौन दोस्तों संरक्षण अधिकारी सरकार ने नियुक्ति करी और सेवा प्रदाता को सेवा करना चाहता है कि सदस्यों का लोक सेवक होना। तो ऐसे सदस्य दोस्तों यहाँ पर 30 के दिन उनको लोक सेवक समझा जाएगा। और लोक सेवक की जो परिभाषा है दोस्तों वो आईपीसी की धारा 21 में जो प्रावधान बताया गया है, परिभाषा 21 में बताया गया है, वो लोक सेवक यहाँ समझे जाएंगे। लोक सेवक कौन कौन होगा? संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता दोस्तों जो है लोक सेवक समझे जाएंगे। लेकिन जो आईपीसी की धारा 21 में जो बात कही गई लोक सेवक की, ठीक है, उसके अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 21 कहते हैं। धारा 30 हमारी कंप्लीट हुई। आइए धारा 31 दोस्तों जो बात करती है प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शासित। यदि प्रत्यार्थी को जो आदेश दिया गया है वो आदेश को भंग करता है तो भंग के बारे में बात की गई दोस्तों। भंग के लिए शासित, भंग के लिए ठीक है शासित यानी पेनल्टी। प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश किसी अंतरिम आदेश भंग या इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा तो भंग करता है दोस्तों। तो इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और ऐसी अवधि कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, यदि वो भ्रष्टा कार्य करता है दोस्तों, भंग करता है तो 1 वर्ष तक उसको क्या हो सकेगी? कारावास। 1 वर्ष तक का हो सकेगी कारावास और जुर्माना जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा। 1 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपए दोस्तों जुर्माना। 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, जो कोई पीड़ित व्यक्ति जो कोई प्रत्यार्थी आदेश दिया गया वो आदेश को भंग करता है, उस नियमों को पालन नहीं करता है तो दोस्तों उसको 1 साल की सजा हो सकेगी और 20,000 रुपए तक का जुर्माना और दोनों को दंडनीय किया जाएगा। मजिस्ट्रेट दोस्तों इसके अलावा इसमें और बात कही गई है, क्लॉज 3 बात करता है। मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का अति जनादेश द्वारा जो बात कही गई है 498 का में आईपीसी की धारा, उसका उपबंध या दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की धारा के अधीन आरोप को भी विस्तृत कर सकेगा। भाई तथ्यों से प्रकट होता है तो उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है, यहाँ पर उनको भी दोस्तों धारा आईपीसी की धारा 498 का और दहेज प्रतिशत अधिनियम 1988 के अधीन आरोपों को भी यहाँ पर विस्तृत कर सकता है। ठीक है, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की जो है उनको भी यहाँ पर विस्तृत कर सकता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो धारा हमारी 31 जो बात करती है तो महत्वपूर्ण धारा है, याद रखना इसे भी। 1 वर्ष कार्यकाल भंग के लिए और 20,000 रुपए का जुर्माना। आइए दोस्तों नेक्स्ट धारा संज्ञान और सबूत। धारा 32 दोस्तों संज्ञान, ठीक है, और सबूत। जैसे कि पता है दोस्तों आपको, मैं बता चुका हूं आपको कि इसकी जो प्रोसीजर होगी और तो वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंत में किसी बात के होते हुए धारा 31 धारा 1 के अधीन संज्ञेय और अजमानती होगा। इसका जो मामला है दोस्तों वो कैसा मामला है? तो संज्ञान तो उसका मेजर जो मामला है वो संज्ञेय है और अजमानती है। ठीक है, संज्ञेय है दोस्तों, इसके धारा 32 के दुर्लभन बात करता है। सीआरपीसी के लिए अपराध कैसा है? संज्ञेय अपराध है दोस्तों और अजमानती होगा। ठीक है, और व्यथित व्यक्ति एकमात्र परिसाक्ष्य पर न्यायालय का इसका निकालेगा कि धारा 31 की उपधारा 1 के दिन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया। ठीक है, इसकी क्लॉज दो बात करती है दोस्तों कि जो व्यथित महिला है उस व्यथित महिला के परिसाक्ष्य पर, एकमात्र परिसाक्ष्य उसी की परिसाक्ष्य पर ही निष्कर्ष निकालेगा न्यायालय कि वह धारा 31 की उपधारा 1 के दिन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। ठीक है, एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर जो व्यथित महिला है उसके ही परिसाक्ष्य पर न्यायालय निर्णय देगा कि वह अपराधी है। ठीक है, क्लोज 2 में बात की, 32 क्लोज 2 में। आइए दोस्तों धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए शासित। अब जिस संरक्षण अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है उसका कार्य का निर्वहन न करना, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना, ठीक है, उसके लिए शासित की बात की गई पेनल्टी के बारे में। कौन के लिए? संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए शासित। तो दोस्तों यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित
अपने कर्तव्यों का किसी पर्याप्त हेतु के बिना, तो पर्याप्त कारण नहीं है कि बिना निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना दोस्तों जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 33 दोस्तों महत्वपूर्ण धारा है। इसके तहत 1 वर्ष तक की सजा होगी कारावास और 20,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, इसको वो संरक्षण अधिकारी जो कर्तव्य है वो निर्वहन नहीं करता, जो असफल रहता है या इनकार करता है बिना हेतु के, तो दोस्तों उसको यहाँ पर 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है दोनों के लिए सजा। हमारा हमने धारा 31 में देखा था, प्रत्यार्थी जिसने जो इसको आदेश दिया गया है वो आदेश को भंग करता है तो उसके लिए शासित का पेनल्टी सेम वही 1 वर्ष और 20,000 रुपए है। यहाँ पर अधिकारी इसको संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, यदि वो भी यहाँ पर असफल रहता है तो उसको भी 1 वर्ष और 20,000 रुपए तक का जुर्माना। तो अब तक की हमने इस एक्ट में देखा कि इसकी सजा है वो 1 वर्ष और 20,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, ये पूछी जा सकती है, ध्यान रखना इस बात का। आइए दोस्तों, हमारी 33 धारा कंप्लीट हुई है। आइए धारा 34 जो बात करती है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी रही होगी जब तक राज्य सरकार या इसके द्वारा तब तक नहीं की जाएगी दोस्तों जब तक राज्य सरकार द्वारा या इस निर्मित उसके द्वारा प्राधिकरण किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवार फाइल नहीं किया जाता। ठीक है, तब तक नहीं की जाएगी। 34 में इतना याद रखिएगा। और आइए 35 दोस्तों हमारी बात करती सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम में किए गए आदेश के अधीन सद्भाव पूर्वक की जाने वाली कार्रवाई के लिए, ठीक है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब कोई कार्य करता है सोच समझ के और सद्भाव पूर्वक करता है, और सद्भाव पूर्वक सद्भाव में की गई कार्रवाई हर एक में दोस्तों बताती है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण दिया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी कोई। ठीक है, बात करती हमारी 35 महत्वपूर्ण ध्यान रखना, 35 सद्भाव पूर्वक कार्रवाई हर एक को मिलेगी दोस्तों अपने को ये बात। ठीक है, सद्भाव पूर्वक कार्रवाई। और 236 हमारी बात करती है अल्पीकरण में ना होना। ठीक है, और अंतिम धारा दोस्तों हमारी नियम बनाने की शक्ति, इसकी दोस्तों केंद्र सरकार की। ठीक है, तो धारा 35 सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, धारा 36 इस अल्पीकरण के बारे में बात कही गई है, और धारा 37 दोस्तों केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। और ठीक है, और बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार की केंद्र संसद में रखेगी 30 दिन के लिए, जो अवधि एक बार में या एक से अधिक बारों में पूरी हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने हमारे इस घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 को हमने दोस्तों जाना समझा। आपको वही वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमारे आज 13 एक्ट कंप्लीट होते हैं, और 28 एक्ट में 13 एक्ट कंप्लीट होते हैं हमारे दोस्तों, लगभग 50% के हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आपको मेरे वीडियो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं, और बहुत ही जल्द जीएस की क्लास भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।